नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आज जो भारत के 106 विभूतियों को भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, अलंकृत किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जब से वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाला है, करीब 8-9 साल हो गए, तब से कई मौके ऐसे आए हैं जब पुरस्कार खुद को पुरस्कृत महसूस कर रहा है उस शख्सियतों के पास पहुंचकर जिसको पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसे जब पुरस्कार प्राप्त हो रहा है उसके यहाँ यह पुरस्कार जाकर के खुद गौरवान्वित महसूस होता है। कई बार उसने यह कहा कि पहली बार मुझे खुद इस पुरस्कार के नवाजे गए लोगों के हाथों में पड़ करके स्व का सम्मान होता हुआ महसूस हो रहा है। नहीं तो इसके पहले पुरस्कार, पद्म पुरस्कार एक तरह से उत्कोच का काम करता था या अप्रोच का काम करता था। उन्हीं को यह पद्म पुरस्कार से नवाजा जाता था जिनको या तो उत्कोच देना हो या जिनका अप्रोच लगा हुआ हो। लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 के अनंत कुमार गरीब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो बेमिसाल काम किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। राजनीति में जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और साहस के साथ राजनीति किया है, उनको पुरस्कृत करके वर्तमान सरकार ने यह बताया है कि अगर आप में प्रतिभा है तो अगर आप घोर विरोधी दल के हैं तब भी आपको सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि प्रतिभा को प्रणाम है, आपके दल को कोई मतलब नहीं है कि आप किस दल से संबंधित रखते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव को पुरस्कार इसी बात का प्रमाण है। शेयर के क्षेत्र में श्रीमान राकेश झुंझुनवाला साहब को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। बहुत से 106 लोगों में चर्चा करूंगा तो आज का विषय ही छूट जाएगा। तो एक बार पुनः वर्तमान सरकार और पद्म पुरस्कारों के कमेटी के उन तमाम लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पुरस्कार से पुरस्कृत किया। जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को अगले बार समाहित किया जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। जिसमें एक ऊपर नाम है डॉक्टर शंकर दयाल सिंह, पूर्व सांसद, औरंगाबाद, बिहार। आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कलम के माध्यम से जो आपने क्रांति लाई है और लोगों में जो जन जागृति उत्पन्न किया है उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई शानी नहीं है। अगले बार आप पर विचार जरूर सरकार करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मित्रों, आज की बात महत्वपूर्ण समाचार चैनलों पर बेशक हो ना हो, लेकिन आज की बात में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है। समाचार चैनलों और टूल किट्स का प्रभाव का असर देखिए कि शाहरुख खान का रिजेक्टेड फिल्म पठान सिनेमा हॉल में मुंह की खाई है, लेकिन सभी समाचार चैनलों पर हाउसफुल चल रही है। कल से समाचार चैनलों पर शाहरुख खान के पिक्चर को सुपरहिट बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। सिनेमा के कई प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। भारतवर्ष के कई सिनेमा मालिकों ने आज दर्शकों के ना आने के वजह से सिनेमा को रद्द कर दिया, क्योंकि पिक्चर चलाने में जितनी बिजली, जितना संसाधन का इस्तेमाल होता है उतने भर की टिकट नहीं बिक पाई है। लेकिन समाचार चैनल ने शाहरुख खान के प्रलोभन, प्रभाव और पता ना और क्या क्या के लालच में आकर के उसको हिंदू संगठनों के उग्रवाद, उत्पात और विरोध की वजह से सिनेमा का कैंसिल करना बता रहे हैं, जबकि सिनेमा मालिक बता रहे हैं कि जी हमारे यहाँ दर्शक ही नहीं आया। एक समाचार चैनल टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर ने जब समाचार पर बढ़ते हुए हाउसफुल को देखा तो उन्होंने ऑनलाइन अप्रोच किया और उसको सीधा लाइव दिखाया। सभी सिनेमा हॉल दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे के सब में सीट खाली थी, लेकिन समाचार चैनलों पर हाउसफुल है। यह टूल किट का असर है। आज चर्चा टूल किट पर है। मित्रों, शाहरुख खान जाए भाड़ में, हमारे लिए शाहरुख कोई बड़ा विषय ही नहीं है। मुझे ऐसा आदमी शाहरुख खान पे इतना बोल दे, या शाहरुख खान के लिए प्रतिष्ठा का विषय, वो चाहे तो उसको इतने भाग को काट करके अपने यूट्यूब पर या ट्विटर पर लगा सकता है कि मुझे ऐसा आदमी जो आमतौर पर सीरियस मुद्दे पर ही डिस्कशन करता है, वो आदमी ने भी शाहरुख पर बोलना चाहा या उसके लिए पारितोषिक है। पद्म पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, आज मैं उसका नाम ले लिया। उस हैसियत के आदमी को, जितना नीचे गिरा हुआ आदमी है
उसके लिए मेरा बोलना ही पुरस्कारों के समान है। मित्रों, आज बड़ा चिंतनीय विषय है, निंदनीय तो खैर शुरू से ही है। विषय यह है कि भारत में विदेशी टूल किट्स और देशी समर्थन से चलने वाले टूल किट का असर इतना है कि वो नागरिक जो उसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के संविधान, भारत की प्रशासन, पुलिसिंग और यहाँ के सामाजिक ताने बाने में सक्रिय निष्पक्ष लोगों पर भी भरोसा नहीं करती। वो सिर्फ अपने आकाओं के आदेश का पालन करती है और उसी पर भरोसा करती है। मित्रों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से क्लीन चिट पा चुके देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी के ऊपर जो लांछन के रूप में तत्कालिक मीडिया समूह के कुछ बिके हुए पत्रकारों ने लगाया था और कुछ राजनीतिक दल के गोद में बैठ करके गोदी मीडिया जो कुछ प्रोपेगेंडा फैलाई थी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसमें नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक क्षमता, सूझबूझ और प्रशासन पर उतनी त्वरित पकड़ की दुनिया ने सराहना की थी, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक शख्सियत थे, प्रशासनिक अनुभव का उनको धेले भर का ज्ञान नहीं था। वो कभी मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी काम के पैरवी के लिए भी नहीं गए थे। जो आदमी राजनीतिक कार्यालय में घुमा हुआ हो उसको सीधे प्रशासनिक कार्यालय में बैठा दिया गया हो मुखिया बना करके, उसके बाद एक बहुत बड़ा दंगा पूरे राज्यभर में हो जाए, यह बात पर किसी भी आदमी का कलेजा कांप जाएगा। लेकिन यह 56 इंची सीने का कमाल है कि उन्होंने तुरंत अपने प्रशासनिक सूझबूझ और क्षमता का परिचय दिया कि बेशक मैदान उनके लिए नया है, खिलाड़ी तो पुराना है, और उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। वह खेल तो नरेंद्र मोदी को स्थिर करने और हिंदुत्व के पहचान को परमानेंट मिटाने का साजिश था तत्कालिक कुछ राजनीतिक दलों का, दोनों पार्टियों की तरफ से। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन वो हो चुका है। लेकिन आज एक विदेशी चैनल BBC, जो कि भारत में हर बार हिंदू विरोध और भारतीयता का विरोध करती है, नक्सल समर्थन और देश में इस्लामिक आतंकवाद को प्रमोट करने का खुला एजेंडा चलाने वाले चैनल का एक प्रोपेगेंडा वीडियो, जिस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बैन लगा दिया है कि यह झूठ के पुलिंदा है और इससे समाज में वैमनस्य फैलेगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बैंड उस व्यक्ति चित्र को चलाने की मांग विश्वविद्यालय में हो रहा हो, अब यह बात निंदा का है कि चिंता का है, मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरे लिए तो निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है। अनुकरणीय जरूर है कि इस पर अनुकरण कैसे किया जाए कि भाई इस टूल किट के माध्यम से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको निष्प्रभावी किस तरह से किया जाए, मेन स्ट्रीम में उनको किस तरह से लाया जाए। सवाल है कि जो लोग JNU में पढ़ते हैं वो मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं, वो ककहरा का पढ़ाई JNU में होता ही नहीं। JNU में मतलब KG से लेकर के 1 KG 2 3 4 तक का पढ़ाई नहीं होता है। वहां पर हायर स्टडी के लिए ही लोग जाते हैं और हायर स्टडी के लोगों का हायर थिंकिंग होता चाहिए, होना चाहिए, होता होगा, यह मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं। लेकिन तब भी जो हायर स्टडी वाले हायर थिंकर लोग हैं वो इतनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस विषय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया है, हम उसको चलाने की गुनाहे अजीम कर रहे हैं। यह कानून की नजर में भी गलत है, सामाजिक नजर में भी गलत है, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल ही गलत है। तब सवाल है कि इन लोगों के साथ कैसे निपटा जाए। आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान में उसी सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कई विधेयक पास है, कई रेगुलेशन पास है, कई डायरेक्शन और एडवाइजरी पास है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह का रोक थाम या किसी तरह की टोका टिक्की नहीं होनी चाहिए और सिनेमा का प्रदर्शन करना अभिव्यक्ति की आजादी है। मित्रों, भारत में संविधान में कई चीजें ऐसी है जिसकी चीज की समझ अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, उसको इंटरप्रेट अपने अपने हिसाब से करते हैं। कई चीजें अलग अलग परिदृश्य में की जाती हैं। जैसे रामायण में कई प्रसंगों को अनपढ़ लोग समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसको बाद में बेवकूफ भी पढ़ेंगे। उनको तो यह ज्ञान था कि जो पढ़ेगा वो पंडित होगा और पंडित होगा तो विद्वान होगा, विद्या दान करना उसका काम होगा। लेकिन उनको क्या पता था कि राजनीतिक लोग भी अपने अपने फायदे से उसको पढ़ने लगेंगे। तो जो छीछा लेदर अनपढ़ बेवकूफ मूर्ख लोगों के द्वारा रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की हो रही है,
तो फिर संविधान तो सर्वमान्य ग्रंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए मान्य है। अब उस पर कोई छीछा लेदर करे, यह कहाँ चिंता का विषय है, यह तो स्वाभाविक ही है। लेकिन मेरा कहना है कि उनके साथ कैसे निपटा जाए। आप संविधान के एक पन्ने को पढ़ रहे हैं कि जी हमको अभिव्यक्ति की आजादी है, और दूसरे पन्ने पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानना भी आपका काम है, तो आप एक को मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे, यह कैसे हो सकता है। मतलब जो चीज आपके पक्ष में जा रही है आप उसको मानेंगे, और जो चीज देश के विपक्ष में जा रही है आप उसको नहीं मानेंगे, उसको उल्टे करेंगे। इनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन कुछ उपाय है, क्योंकि कई चीजें हैं ना जिसका बचाव ही उपाय है या जिसका प्रचार प्रसार उपाय है। कहा गया था ना कि टीबी की प्रचार प्रसार हुआ कि भाई टीबी अब खतरनाक बीमारी नहीं रही है, तपेदिक का इलाज है और जाइए अस्पताल में निःशुल्क मिल रहा है। एड्स के लिए कहा गया है ना कि भाई सुरक्षित यौन संबंध और बचाव इसका उपाय है। कोरोना के लिए कहा गया था कि भाई 2 गज दूरी रखना है जरूरी, सैनिटाइजर से हाथ धोइए और बाहर कम निकले तो मास्क N95 या उससे उच्च क्वालिटी का लगाए। तो लोगों को बताया गया था ना। मैं समझ रहा हूं कि इन टूल किट्स के प्रभाव से प्रभावित देशद्रोहियों, विद्रोहियों और विधर्मियों से बचाव ही ये उपाय है, और समाज से इनको अलग थलग करना ही एकमात्र उपाय है। दूसरा उपाय हमको नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि मैं भी एक सार्वजनिक चैनल पर, सोशल मीडिया पर उन्हीं की तो बात कर रहा हूं, तो फिर मैं कैसे उससे अलग हूं। तब है कि मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, इसमें फर्क है। मैं यह कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको उन बातों की इजाजत नहीं दी रही है जो वो लोग कर रहे हैं, और मीडिया उसको प्रचारित कर रही है। आज जो मीडिया में छन के आया है, अभी मेरे आपके सामने आने से पहले मैं समाचार चैनल को देख रहा था, जामिया मिलिया इस्लामिया से विद्यार्थी वहां पर गए हुए हैं। आपको एक बात की जानकारी हुई कि JNU में प्रतिबंध और हंगामा पथराव के बाद आज जामिया मिलिया में भी काल था 9 बजे का शो चलने का। समाचार चैनलों पर चूंकि JNU में TRP ज्यादा मिलती है, अभी जामिया मिलिया का बताया नहीं गया है। हालांकि जामिया मिलिया मेरे घर के जस्ट बगल में है। अगर वहां बहुत ऊंचा शोर हो तो मेरे घर तक सुनाई देगा कि वहां क्या हुआ है, लेकिन अभी तक किसी तरह का शोर का अनुभव मैंने नहीं किया है, समाचार पर भी नहीं आया है। मैं ही बता सकता कि जामिया में क्या हुआ। लेकिन यह चिंता का विषय है कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां टूल किट के माध्यम से BBC का यह प्रोपेगेंडा वीडियो चलाने की मांग जोर शोर से पकड़ रही है। इसके पहले हैदराबाद में हुआ था, चूंकि हैदराबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, हैदराबाद में इसका खूब मांग उठा था कि इसको चलने दिया जाए। RSS की प्रोपेगेंडा वीडियो सिनेमा अगर कश्मीर फाइल चल सकती है तो BBC वाली क्यों नहीं चल सकती। वहां पर नियंत्रण किसी तरह से भी पाया गया हुआ दिख रहा है, लेकिन नियंत्रित हुआ नहीं है। तो भाई दुनिया भर में अपने उग्र स्वभाव और देश विरोध के लिए मुखर आवाज के रूप में अपना छवि बना चुका JNU पीछे कैसे रहता। JNU में भी यह चीज आई है। JNU में अभी उसका प्रशासन इसे झेल ही रहा था, तब तक जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस पर कर दिया है। अगली बारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मित्रों, समय समय पर विदेशी टूल किट्स हमारे एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करती रहती है और अपने एजेंटों के माध्यम से अपना एजेंडा पूरा कर रही है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में नकाब का मामला हो, हिजाब का मामला हो, या मॉब लिंचिंग जैसा मामला हो, इन सब विषयों पर बार बार वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात है कि सोशल मीडिया हो या समाचार चैनल हो, उनके प्रोपेगेंडा को हवा देता है और जेन्युइन प्रश्नों को कभी नहीं उठाता। आपको पता होगा कि पाल घर में निहत्थे साधुओं को क्रिश्चियन कम्युनिटी और कुछ विधर्मी लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। यह मॉब लिंचिंग कहीं नहीं कहा गया, या एक छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर के विषय में बताया गया। लेकिन सीट के लिए एक आपस में मारामारी हुआ, उसको मॉब लिंचिंग के रूप में खूब प्रचारित किया गया। एक मुसलमान सीट पर बैठ गया था, एक लड़का बोला इसमें मैं बैठा था, आप क्यों बैठ गए। इसी बात पर कहा सुनी होगी। आमतौर पर जब हम लोग लोकल रेल में चला करते थे पढ़ाई के टाइम में, तो दूसरे की सीट पर बैठ जाते थे और वो बोलता था तो झगड़ा करने लगते थे, क्या करेगा, पढ़ाई के लिए जा रहा है। और अभी भी अगर हम लोग कहीं जाते हैं और बस पर रुमाल रख दिए खिड़की में, वो आगे बैठा हुआ, हमने रुमाल रखा हुआ, तो झगड़ा होता रहता सीट का। लेकिन इसको मॉब लिंचिंग में प्रचारित किया गया। यह टूल किट का प्रोपेगेंडा है। अब सवाल है कि भारत के लोगों को क्या करना चाहिए।
सबसे पहले फॉरगेट दैट, इग्नोर करिए उसको जब तक हो सकता है। महाराणा प्रताप की जयंती अभी बीतती है, कहा जाता है ना कि रात कहाँ तक टाली जाए, तू भी है राणा का बसच फेंक कहाँ तक भाला जाए। तो कहाँ तक रात को टाला जा सकता है, कहाँ तक झगड़े को टाला जा सकता है, टालिए, क्योंकि झगड़ा टालने ही शक्ति का प्रतीक है। कमजोर लोग तो 1 मिनट में उकता जाते हैं और अपना सर फुलवा करके बैठ जाते हैं। यह देश में घून की तरह से फैलती हुई देशद्रोहियों की आबादी और इसका राजनीतिक संरक्षक इस बात का प्रमाण करता है कि इनकी पैठ कितनी मजबूत हो गई है कि 140-45 करोड़ अब हम हो गए, ऑफिशियली डाटा आ गया है, जिसमें करीब करीब 130-35 करोड़ हिंदू आबादी है और दुनिया भर में और कई 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाला पवित्र पूज्य ग्रंथ, जिसमें एक शब्द भी काटने वाला नहीं है, उसको बैन करने की मांग राजनीतिक विबुधियों ने कर दिया है। वो सब टूल किट के प्रभाव को अंदर खाने समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग सरकार के अंग है। उनको पता है कि टूल किट कितना ज्यादा अंदर तक असर कर गया है, क्योंकि उनको पता है कि भारत में हिंदू आबादी बिखरी हुई है जाति के, क्षेत्र के, समुदाय के और अलग अलग रीजनों से। कोई अगड़ा है तो कोई पिछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है और कोई पिछड़ा में भी पिछड़ा है। लेकिन मुसलमान और टूल किट से प्रभावित हिंदू लोग एक है। आपने देखा होगा कि अभी जो ये धीरेन्द्र शास्त्री का मामला आया है, अभी कोई मुस्लिम धर्मावलंबी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है, बल्कि कई सारे हिंदू धर्मावलंबियों ने कहा है रामायण पर भी कि रामायण पर बैन लगाने की बात वही कर सकते हैं जिनको धर्म की किताब की जानकारी नहीं होगी और धर्म की जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका, वो सब के सब हिंदू हैं। यह टूल किट के अंदर तक प्रभाव को प्रभावित करने की बात प्रमुखता से और प्रमुखता से आपके सामने आ रहा है, रख रहा है। इसलिए इस भयावह स्थिति को समझिए और जैसे कोई हिंदू नेता हिंदू विरोध की बात कर रहा है, आप उसको सीधे देशद्रोही मान लीजिए। समझ लीजिए कि वो कहीं और से गौण हो रहा है, वो कहीं और से प्रभावित है। और जैसे आप उसके कलई को पहचान लेंगे, उसका राजनीतिक बहिष्कार चुनाव के समय में सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, पब्लिक अपीयरेंस में जैसे आप करना शुरू कर देंगे, उसे लगने लगेगा कि हमारा सत्य सनातन धर्म और भारत के नागरिक समझदार हो गए। मुझे बड़ा खुशी है, संतुष्टि है और प्रसन्नता है कि हिंदू धर्म गुरुओं ने एक मुंह से खुले मन से रामायण विवाद पर उन तमाम नेताओं का खैर मकदम किया है, उनके बयानों का मजम्मत किया है। जो मुस्लिम धर्म गुरु समाज में प्रतिष्ठा पाए हैं, जिस पर हिंदू मुसलमान दोनों की भरोसा है, उनमें से बहुतों ने रामायण के अपमान पर उन नेताओं को आड़े हाथे लिया है और कहा है कि धार्मिक मामलों में धर्म के लोगों को ही बोलना चाहिए और अपमान तो किसी को नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मुस्लिम नेताओं ने भी कहा है कि राम इस देश के आराध्य हैं, उनका अपमान वोट के लिए किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि जो राम को जानेगा वो राम का अपमान भी कर सकता है। यह टूल किट का असर है कि जिस राम ने सवरी की झूठा पैर खाया है, जिस राम ने धोबी के एक शब्द का सम्मान करने के लिए अपने अर्धांगिनी का त्याग कर दिया है, जिस राम ने जटायु की धूरी जटानन से झारी वाला बात है कि जब जटायु भाई हो गए थे तो अपने जटा से उनका धूल झारे। हमारे गाँव गीत बड़ा बढ़िया भजन गाया जाता है कि जटायु की धूरी जटानन से झारी। उस राम के चरित्र को स्वर्ण पक्षी और गैर स्वर्ण विरोधी के रूप में प्रचारित किया जाता है। जिस राम को मलाह मित्र के वजह से सखा के रूप में कहा जाता है, जिस राम के गुरुकुल में मलाह का बेटा साथ में पढ़ता हो, बराबर में उनका बैठता हो, उसको प्रमुखता से प्रचारित न करके कुछ बातों का तोड़ मोड़ कर प्रसारित किया जा रहा है। यह टूल किट का असर है। आप इस बात को समझ जाइए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने रामायण पर बकवास किया है, वो रामायण को हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी तीनों भाषा में लिख दें तो मैं समझूंगा, क्योंकि वो लिखित वाले लोग ही हैं, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना ही उनको शिक्षा से मतलब है। लेकिन वो टूल किट के प्रभाव से, चाहे उनको पैसे का प्रलोभन दिया गया होगा या
कोई विषकन्या का प्रभाव होगा या विष का प्रभाव होगा या कोई विशेष प्रभाव होगा। हमको इन्हीं चीजों का पर्दाफाश करना है और इन्हीं चीजों को समझना है, और यह तभी संभव है जब आप इन बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करेंगे। और उसका सबसे आसान माध्यम है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, या आप स्वयं भी वीडियो बनाएं इस मुद्दे पर। कुछ ना हो तो 2 लाइन लेकर के डालिए कि टूल किट से प्रभावित लोगों का बहिष्कार किया जाए। हमने तो कर दिया है, अब आपकी बारी है। जय हिंद। ये देश हमारी है और देश तुम्हारी है। वंदे मातरम।